नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव से गुजरते हुए आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2025 तक 2.25 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 70 से 80% योगदान के साथ ये लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत रक्षा उपकरणों का अधिग्रहण और सरल बना दिया गया है और स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 यानी कि 74% और सरकारी प्रक्रिया के तहत 100% तक कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर सुखोई 30 MKI को लेकर आ रही है। दरअसल भारत अभी भी अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने को लेकर रशिया के ऊपर निर्भर है और रूस और यूक्रेन के चलते रशिया पर लगे प्रतिबंधों की वजह से भारत को अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को सुपर सुखोई मानक में भी अपग्रेड करना चाहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि 260 लाइसेंस निर्मित सुखोई 30 MKI में से 85 यानी कि 85 में रेट्रोफिटिंग की जानी थी, जिसमें कि फाइटर के डिजिटल मल्टीमोड डुअल फ्रीक्वेंसी NIIP N011 एम्बार्स रडार को आईसा रडार से बदलना शामिल था और ये काम HAL ने रशियन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा मिलकर करना था। दोस्तों 2019 में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख RKS भदौरिया जी ने कहा था कि सुखोई 30 MKI को नए स्टैंडर्ड के तहत अपग्रेड किया जाना बेहद जरूरी है और इसे और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इसमें अधिक शक्तिशाली रडार और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं का इसमें फिट होना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ 220,000 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत वाले 12 जो उन्नत सुखोई 30 MKI विमान भारत ने रशिया से खरीदने थे, उस पर भी देरी का ग्रहण लग गया है और भारत सरकार की जो वर्तमान नीति है उसके अनुसार विमानों में अब अधिक से अधिक मेड इन इंडिया सामग्री को जोड़ना बेहद जरूरी भी हो गया है, जिसके पीछे का कारण यह है कि इस तरीके की समस्याएं अगर फिर से आती हैं कभी भविष्य में तो हमें किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं दोस्तों, भारत खुद से भी सुखोई 30 MKI पर काफी काम कर रहा है और अब इस फाइटर जेट में एनहांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं को लगाया जा रहा है, जो कि प्रोजेक्ट नवचक्षु के तहत है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हैमर स्टैंड ऑफ हथियार को लेकर आ रही है। फ्रांस की फर्म सैफरन ने कहा कि उन्होंने भारतीय वायुसेना को पहले स्लॉट के तहत हैमर स्टैंड ऑफ हथियार दिए थे, जो कि भारतीय वायुसेना को पहले राफेल बैच के तहत 2020 में सौंपे गए थे। लेकिन अभी हाल ही में हैदराबाद में सैफरान MRO की लॉन्चिंग के दौरान सैफरान ने कहा कि उन्होंने 200 से अधिक हैमर मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा है, जो कि भारत की तरफ से एक इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन मांग की गई थी, जिसका कारण था भारत और चीन के बीच में तनाव का होना। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय वायुसेना 2021 में ही तेजस फाइटर जेट के लिए हैमर हथियारों का ऑर्डर दे चुकी है, जिसे HAL ने तेजस फाइटर जेट पर इंटीग्रेटेड भी कर दिया है और अब इसका टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि इजराइल से आ रही है। इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने कहा कि उन्हें जल्द ही भारत की तरफ से, खास करके भारतीय सेना की तरफ से 67 यानी कि 67 वेंडर बी UAV का ऑर्डर मिलने वाला है, जिनका इस्तेमाल सर्विलांस के तौर पर किया जा सकता है। दोस्तों बता दें कि ये जो वेंडर बी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग इलेक्ट्रिक मिनी UAV है, इसका ट्रायल भारतीय सेना ने इसी साल अप्रैल में किया था और भारतीय सेना इसके परीक्षणों से काफी खुश भी नजर आई। भारतीय सेना का कहना है कि इस तरीके के जो मिनी UAV हैं वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर में काफी प्रभावशाली होंगे। ये नहीं दोस्तों, इसके अलावा इन ड्रोन्स के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार किया गया है, उसके तहत ये जो ड्रोन्स हैं उन्हें भारत में ही तैयार किया जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि भारत को इजराइल की तरफ से इसकी तकनीक भी हस्तांतरण की जाएगी प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को, जो कि इनको तैयार करेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आ रही है। दोस्तों तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में मैं हमेशा से बात करता आया हूं और कुछ लोगों के कमेंट्स भी मुझे ऐसे मिले जिसमें उन्होंने कहा कि आप कौन होते हो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सजेस्ट करने वाले। तो दोस्तों हम तो कुछ नहीं होते, लेकिन देश की जहां संप्रभुता और देश की सुरक्षा का सवाल है, ऐसे में कोई भी मुद्दा है उसे उठाना बेहद जरूरी हो जाता है और ये कोई हम यकायक नहीं उठा रहे हैं, बल्कि भारतीय नौसेना भी इस कदम को आगे बढ़ा रही है। दरअसल जहां भारतीय नौसेना अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को पूरी तरह से नौसेना में शामिल करने को तैयार है, ऐसे में अब एक बहस छिड़ चुकी है कि क्या भारत के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विशाल होना चाहिए या उसकी जगह भारत को अधिक पनडुब्बियों को शामिल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो रिपोर्ट्स आई हैं भारतीय नौसेना की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है।
यानी कि भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, जिनमें से 2 हमेशा एक्टिवेट रहेंगे और एक मेंटेनेंस पर रहेगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय नौसेना को पनडुब्बियों की क्षमता को ज्यादा बढ़ाना चाहिए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर की? आपको जो भी वजह लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना की आपको मालूम ही है कि नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म लॉन्च हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीच में कई नकली सिपाही पकड़े जाते हैं जो कि आर्मी की ड्रेस पहनकर बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। ऐसे में अब सेना काफी सख्त होने जा रही है अपनी नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म को लेकर। दरअसल भारतीय सेना अब अपनी इस नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म के लिए आश्वस्त होना चाहती है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना अब इस कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म के डिजाइन को पेटेंट कराना चाहती है ताकि इस यूनिफॉर्म की अनऑथराइज्ड बिक्री ना हो सके। दोस्तों अगर ये पेटेंट प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कोई भी दुकानदार नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म को बिना किसी ऑथराइजेशन के बेच नहीं सकता। अगर वो ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और यहाँ तक कि उसे जेल तक भेजा जा सकता है। दोस्तों अगली खबर आईएनएस विक्रांत से आ रही है। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत तक भारतीय नौसेना में अग्निवीर बेटियां सेलर्स के तौर पर भर्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही अग्निवीर बेटियां एक नया इतिहास भी रचेंगी। अगले महीने भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में पहली बार ऑफिसर रैंक के नीचे के पदों पर महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। बता दें कि भारतीय नौसेना में अब तक महिलाएं सिर्फ ऑफिसर रैंक में ही भर्ती होती थी, लेकिन पहली बार अग्निपथ स्कीम के तहत पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी कि PBOR कैडर यानी कि ऑफिसर रैंक के नीचे महिलाओं की भर्ती होगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत, ईरान और रशिया के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, पूरा मैप करके मैंने समझाया था। अब इस कॉरिडोर को लेकर एक बड़ा अपडेट आया, यानी कि ये कॉरिडोर अब एक्टिव हो गया है। दोस्तों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए पहली बार रशिया की ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए माल लेकर ईरान पहुंच गई है। इस दौरान ट्रेन ने कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए लगभग 3800 किलोमीटर की यात्रा तय की है। रिपोर्ट्स की माने तो 39 फ्रेट कंटेनरों के साथ ट्रेन ने तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर सारखास स्टेशन के जरिए ईरान में प्रवेश किया। बता दें कि ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये 7200 किलोमीटर यानी कि 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें कि भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मीनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के लिए माल भेजा जा सकता है। बता दें कि अब ये जो माल रशिया से ईरान पहुंचा है, अब इसे रेल के जरिए 1600 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर ले जाया जाएगा। इसके बाद इसे समुद्री मार्ग से भारत भेजा जाएगा। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल स्टडी करके बनाया है, आप इस वीडियो को इस चैनल पर देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है। दोस्तों अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में अमेरिका फेल होता रहा था, लेकिन अब उसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर दिया, जो कि सीधे तौर पर चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए। अमेरिकी एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि उन्होंने एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन यानी कि ARRW का सफल परीक्षण किया। इनका परीक्षण कैलिफोर्निया के तट के पास से किया गया। इन मिसाइलों को अमेरिकी एयरफोर्स के बम वर्षक B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस के विंग्स के नीचे लगाया गया था। इन मिसाइलों के साथ बूस्टर भी लगे थे। इससे पहले जो परीक्षण किया गया था उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि मिसाइल विमान से अलग नहीं हो पाई थी। अब लॉकहीड मार्टिन ने भी बयान दिया है कि उन्होंने ARRW का सफल परीक्षण कर लिया है। मिसाइलों ने हाइपरसोनिक गति हासिल कर ली थी। सभी मानकों पर मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद और भी परीक्षण किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट किया जा सके। मिसाइल के नेविगेशन, मारक क्षमता, ताकत आदि के बारे में भी टेस्ट किए जाएंगे। साथ में दोस्तों इस तरीके के प्रोजेक्ट से भारत को भी सबक लेने की जरूरत है कि हमें भी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोग्राम और तेज कर देना चाहिए। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। दरअसल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि उसने पाकिस्तान के साथ स्टाफ के स्तर पर एक समझौता किया। बता दें कि अगर IMF बोर्ड की मंजूरी मिल जाती है तो पाकिस्तान को $1.17 अरब का फंड दिया जा सकता है ताकि वो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करीबन $1 अरब के अतिरिक्त फंड पर भी विचार कर सकता है, जिससे कि प्रोग्राम के तहत कुल राशि करीबन $7 अरब तक पहुंच जाएगी। दरअसल पाकिस्तान में भी दोस्तों श्रीलंका की तरह हालत होने वाले हैं। ऐसे में IMF इन पर दरियादिली दिखा रहा है। इन आतंक वित्तपोषितों पर दरियादिली दिखाना IMF की एक भारी भूल तो हो सकती है, लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान के लिए मरता क्या ना करता वाली स्थिति हो चुकी है। आतंकियों को तो पाल रहा है, लेकिन वहां पर आम लोग भी रहते हैं। ऐसे में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। फिलहाल देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है इन पैसों का।
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।